तो जैसा कि मुझे मैम ने बताया कि आप लोगों को जो ये टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो आपके विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करना है। जैसे पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको आप डेली उसको पढ़ें। ठीक है, और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, और जो भी आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड यूट्यूब के आपको गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उसको जरूर वॉच करें। ठीक है, तो मैं आज की क्लास का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको यहाँ पर भी लाइव रहना। जितने स्टूडेंट यहाँ पर लाइव होंगे उन्हीं की अटेंडेंस काउंट की जाएगी, बाकी लोगों की अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना ये नहीं कि बस कहीं सो रहे हो, सोते जागते कभी भी आपने गूगल फॉर्म में अपना नाम रोल नंबर लिखकर सबमिट कर दिया और उसको हम रजिस्टर में नोट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। जो लोग यहाँ पर लाइव हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा और उसी की अटेंडेंस ही रजिस्टर में आपको दर्ज की जाएगी या काउंट की जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है स्पेशली। और डेली लाइव क्लास यदि होती है तो आपको अटेंड करना है, या फिर आपको कोई भी वीडियो की लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसको आपको देखना है। ठीक है, आप खुद से आपको जो भी आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है वो देखना है ना। तो चलिए हम आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ये तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 मिनट में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। फिर इसके बाद में हम इस क्लास में PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अच्छा कोई बताएगा इंस्ट्रूमेंट किसे कहेंगे, क्या होता है इंस्ट्रूमेंट? कोई बताएगा? एनीवन? अनम्यूट कीजिए, और जिसको भी यदि इसका जवाब पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और बेटा ये हर्ष, तुम क्या मैसेज कर रहे हो? हर्ष, तुमको कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मापने का काम करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं ना। जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को हम प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, और जो हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है या द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट भी से कहते हैं। तो हम सबसे पहले एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को की उपस्थिति को केवल पता कर सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की उपस्थिति को दर्शाते हैं, उसके प्रेजेंट को शो करते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या फिर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करें जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की उपस्थिति के साथ साथ में उनका मेजरमेंट भी करते हैं। ठीक है, जो विद्युत राशियों का मापन भी करते हैं उसको हम तृतीयक या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे हम प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये जैसे गैल्वेनोमीटर है आपका, जो मैग्नेटिक पॉइंटर है, मैग्नेटिक पॉइंटर होता है ना जो चुंबकीय सुई होती है, वो भी एक तरह से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के प्रेजेंस को बताती है, जबकि जो हमारा मैग्नेटिक पॉइंटर होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने का काम नहीं करता, कि सिर्फ उसके उपस्थिति को दर्शाता है। उसी प्रकार से गैल्वेनोमीटर भी होता है। गैल्वेनोमीटर भी लगा हो जिस सर्किट में लगा देते हैं तो वो विक्षेप देकर, डिफ्लेक्शन देकर उसमें फ्लो होने वाले करंट को बताता है कि इसमें से करंट फ्लो हो रही है, लेकिन कितनी हो रही है इस चीज को वो शो नहीं करता है। ठीक है, तो आप प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत इन इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हैं। क्लियर है सभी को? आवाज आ रही ना? सुन रहे हो ना सभी लोग, या मैं बोल यस रहा सर, हूँ? हाँ सर आवाज आ रही। क्लियर है सभी को इतनी चीजें? चलिए, तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जो
अच्छा तुम हर्ष क्या बोल रहे हो बेटा, बात करो है ना, चैट मत करो, मुझे तुम्हारी चैट पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है चलो है ना हर्ष। और कोई प्रॉब्लम है तुमको? अच्छा तुमको साउंड क्लियर नहीं आ रही है, मेरी साउंड सभी को क्लियर आ रही है क्या? हर्ष को मेरी साउंड क्लियर नहीं जा रही है, सभी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, यस जी सर। सर, यस सर। सभी सुन पा रहे हैं बेटा? हर्ष तुम अपना नेटवर्क को देखो है ना, और माइक का इस्तेमाल करो, मतलब सभी लोग एयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, कम से कम एयरफोन लगा के रखो तो आवाज आप क्लियर सुन पाओगे। ठीक है। चलिए, तो हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आपको पता है कि कब क्या होते हैं? जैसे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पॉइंटर के माध्यम से डिफ्लेक्शन किसी स्केल पर शो करके हमारी रीडिंग को मापने का काम करते हैं। ठीक है, पॉइंटर के द्वारा ये रीडिंग को स्केल पर दर्शाते हैं। ठीक है, और उस रीडिंग को हम कंटिन्यू नोट करते चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आप देखा होगा एमीटर, देखा होगा जो आपका एमीटर लैब में आपने देखा होगा, एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, तो ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि यदि उसमें पॉइंटर लगा हुआ है, वो स्केल पर विक्षेप डिफ्लेक्शन पैदा करता है और उसके बाद वो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को शो करता है, तो उससे आप समझ जाएं कि वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, पॉइंटर होता है वो स्केल पर रिफ्लेक्शन देता है, स्केल पर वैल्यू को शो करता है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रीडिंग देने के साथ साथ में ये मतलब उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, रीडिंग को कंटिन्यू डे वाइज डे या आवरली या डे वाइज या मंथली उसको रीडिंग को एड करके करते हुए चलते हैं। ठीक है, मतलब पूरा वो रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, डेली वाइज का जैसे एनर्जी कंजप्शन की बात करें, हम एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो डेली वाइज एनर्जी कंजप्शन को डेली वो ऐड करते हुए चलते हैं और उसका रिकॉर्ड तैयार करके रखते हैं, और वो डेली वाइज पे हमको उसका जो भी रीडिंग है वो टोटल रीडिंग को डिस्प्ले करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो होता है एनर्जी मीटर, जो आपके घर में लगा हुआ है। ठीक है, जिसके माध्यम से आपको रीडिंग प्राप्त होती है, मतलब जिसके माध्यम से आपके द्वारा खपत की गई एनर्जी की यूनिट आपको जो दर्शाता है। ठीक है, तो इसी को अपन किलो वाट आवर मीटर भी बोलते हैं, या आप उसको एनर्जी मीटर भी बोल सकते हैं ना, एनर्जी मीटर उसको बोलते हैं। फिर इसके बाद में हम रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बात करें तो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रीडिंग के साथ साथ में पेन पेंसिल के माध्यम से पेपर में रिकॉर्ड तैयार करके उसको हमें मंथली वाइज, ईयरली वाइज, हाफ ईयरली वाइज वो हमको प्रदान करते हैं। जब चाहें हम तो उसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो प्रिंट के रूप में रिकॉर्ड को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये भी जनरली वाट मीटर, रिकॉर्डिंग टाइप वाट मीटर, रिकॉर्डिंग टाइप वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग टाइप एमीटर के नाम से जाने जाते हैं। इनको रिकॉर्डिंग टाइप वोल्ट मीटर या रिकॉर्डिंग टाइप वाट मीटर, इस तरह से नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें डिफ्लेक्शन कितने प्रकार से पैदा होता है, या उसमें कितने प्रकार से फोर्स या टॉर्क पैदा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 प्रकार से टॉर्क पैदा होता है। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो हमारे पॉइंटर को डिफ्लेक्शन प्रदान करता है। जैसे हमारे पॉइंटर को डिफ्लेक्शन प्रदान करता है तो हमारा पॉइंटर स्केल पर डिफ्लेक्ट होता है और रीडिंग प्रदान करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कंट्रोलिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो कंट्रोलिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे पॉइंटर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ताकि वो जब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है सर्किट से जब उसको अलग किया जाए तो वो फिर से अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाए, या वो जैसे हम उसको मेजर कर रहे होते हैं किसी क्वांटिटी को, तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को दिखाए, वो इनफाइनाइट में ना जाए। यदि कंट्रोलिंग टॉर्क में हो सकता है हम 5 एम्पियर करंट मेजर कर रहे हैं, वो इनफाइनाइट पे चला गया, या 10 एम्पियर दिखा रहा है, या कुछ भी मतलब दिखा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और जैसे हम सर्किट से
इंस्ट्रूमेंट को डिस्कनेक्ट करें तो फिर से हमारा पॉइंटर को 0 पे ला दे, इसके लिए हमारे यहाँ कंट्रोलिंग टॉर्क कार्य करता है। ठीक है, जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क काम है, तो ये हमारे पॉइंटर को कंट्रोल करता है। फिर एक होता है डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है कि जब हमारा पॉइंटर, जब हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट देते हैं या डिफ्लेक्शन पैदा करते हैं पॉइंटर में, तो हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है और वो डिफ्लेक्ट होने के बाद में अपने स्थान पर वाइब्रेट करता रहता है, वो एक ही स्थान पर नहीं रुक पाता है। ठीक है, मतलब वो ऑक्सीलेट करता रहता है, दोलन करता रहता है। तो उस ऑक्सीलेशन को रिमूव करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है कि हमारे पॉइंटर को एक अंतिम स्थिति में एक पर्टिकुलर वैल्यू को शो करने के लिए एक स्थान पर वो पॉइंटर को रोक देता है। ठीक है, ये कब होता है? जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और जो हमारा डैम्पिंग टॉर्क है, जब आपस में ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर मतलब डैम्पिंग टॉर्क हम प्रोवाइड करके पॉइंटर को एक ही स्थान पर कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कंट्रोलिंग टॉर्क के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें तो हम स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, और उसी प्रकार से हम डैम्पिंग टॉर्क की बात करें तो हम इसमें भी विभिन्न प्रकार की मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न प्रकार की डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, जैसे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग और लोड फ्रैक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने इसका भी आपको शायद नोट्स भी मिल गए होंगे और आप इसको पढ़ भी लिए होंगे, है ना। चलिए हम आज की क्लास में PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिखाई दे रही स्क्रीन सभी को? यस सर। पहले बेटा, अच्छा सभी को दिखाई दे रही है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में PMMC इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। वैसे इसका एक पेज पता नहीं ऐड नहीं है क्या? एक मिनट बेटा, है ना, एक मिनट बस आप वेट कीजिए। इसका एक पेज यहाँ पर नहीं है, गायब है। मैं उसको भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वो एक पेज नहीं ऐड हो पा रहा है बेटा, तो हम इसमें चलो डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के डिफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, अच्छा कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा क्या? कोई स्टूडेंट मैसेज कर रहा है ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ पहले। ये राजन बिस्टेन है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है ना, मैं इसको ज्वाइन करता हूँ पहले।
हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकें। ठीक है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मूविंग कॉइल, यहाँ पर एक मूविंग कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मूविंग कॉइल रखी होती है। सबसे पहले आप पार्ट्स देख लीजिए, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसमें हम परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। फिर दूसरा एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। रेक्टेंगुलर कॉइल में आयताकार शेप में कॉइल रखी होती है। देखो ये आयताकार शेप में होती है, ये जो है ये आयताकार शेप में होती है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर। इसके बाद में कंट्रोल स्प्रिंग, इसमें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मेथड इस्तेमाल करते हैं। ध्यान में रखना है कि हम टाइप की कंट्रोलिंग दो स्प्रिंग यहाँ पर लगी हैं। एक अपर साइड में स्प्रिंग लगी रहती है और एक बॉटम साइड में आपको सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर कुछ लोग म्यूट नहीं हुए तो आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी लोग म्यूट करोगे तभी मेरी आवाज आएगी, अदरवाइज किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई सर आप उधर से ही कर दीजिए सबका माइक म्यूट। बेटा मैं क्योंकि दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हूँ, मैं भी म्यूट हो जाऊंगा। तुम लोग खुद कर लो बेटा, है ना, क्योंकि मैं साउंड देने के लिए दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हूँ। तुमको दिखाई दे रहा होगा मेरी दो डिवाइस वहाँ पर दिखाई दे रही है ना। तो यदि मैं यहाँ से करूँगा तो मेरा साउंड भी नहीं आएगा आपको। तो आप सर सभी सबको लोग मैसेज कर रहे फिर भी नहीं कर रहे वो लोग। म्यूट हो जाओ। मोबाइल को रचित यहाँ से कुछ बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहते और मोबाइल ऑन करके कहीं पर भी छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो फिर इसके बाद हमने कंट्रोल्ड टॉर्क करने कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हम कंट्रोल्ड स्प्रिंग का इस्तेमाल किए। यहाँ पर दो स्प्रिंग होती हैं, एक अपर कंट्रोल स्प्रिंग और एक लोअर कंट्रोल स्प्रिंग होती है। एक दूसरे के पैरेलल में लगे अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई करती हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, यदि एक क्लॉकवाइज लपेटा जाता है दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लपेट दिया जाता है इसमें। ठीक है, जिनके टर्न्स होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फिट कर दिए जाते हैं, लगा दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर हम स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है। फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम सिलेंडर कोर होता है। ये यहाँ पर आप देखोगे ये जिसके ऊपर आप वाइंडिंग कर रहे हो, जो ये रेक्टेंगुलर शेप की जो कॉइल होती है, जो वाइंडिंग होती है वो एल्यूमिनियम सिलेंडर में वाइंडिंग की जाती है। यहाँ पर एल्यूमिनियम सिलेंडर होती है। ठीक है, ये यहाँ पर एल्यूमिनियम सिलेंडर होता है जिसके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है जो स्केल पर विक्षेप पैदा करता है। स्केल पर दिखाता है कि यहाँ पर ये हमारा पॉइंटर दिख रहा है। इस पॉइंटर में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक स्केल लगी होती है जो विक्षेप पैदा करता है, डिफ्लेक्शन पैदा होता है इस पॉइंटर में और हमारे स्केल पर रीडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो हमारा पॉइंटर स्पिंडल से जुड़ा होता है, ये स्पिंडल है। ठीक है, और स्पिंडल हमारे कॉइल से जुड़े होते हैं। कॉइल में डिफ्लेक्शन पैदा होता है, यहाँ पर रोटेट होता है जिससे हमारा कॉइल रोटेट करता है। उसके रोटेशन के साथ में हमारा पॉइंटर भी रोटेट करता है। ठीक है, ये पिवट होता है जो इसके दोनों साइड में एक लोअर साइड और अपर साइड में लगा होता है जिसमें स्पिंडल आसानी से घूम सकता है। एक स्केल होता है, इसमें स्केल नहीं दिखाई दे रही, हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे वहाँ पर आपको स्केल दिखाई देगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इसमें बात करेंगे। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें देखो यहाँ पर पिवट दिखाई दे रही है और पिवट होता है। ये स्प्रिंग यहाँ पर लगी होती है, एक स्प्रिंग यहाँ पर होती है और एक बॉटम साइड में स्प्रिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दो परमानेंट किए जाते हैं, एक नॉर्थ और साउथ पोल है। और इन दोनों परमानेंट मैग्नेट
एक हम कॉइल को रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉइल आपको रख दी गई है। ठीक है, जो हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, आपने डीसी मोटर का प्रिंसिपल तो पढ़ ही लिया होगा। तो ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है कि जब क्या होता है प्रिंसिपल की, जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कॉइल को रखते हैं और उसको रोटेट करते हैं तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से इस सेम प्रिंसिपल पे भी हमारा पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉइल है और एक फॉर्मर होता है। फॉर्मर के ऊपर एल्यूमिनियम की कोर होती है और एल्यूमिनियम कोर के ऊपर हम कॉइल को लपेट देते हैं। ठीक है, फॉर्मर सॉफ्ट आयरन का फॉर्मर होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको स्केल यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्केल होती है, ये उसी डायग्राम को छोटा करके दिखाती है। ये वही डायग्राम है, सेम है, ये अलग डायग्राम है, एक पर उसी डायग्राम को यहाँ पर एक और बना के दिखा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है पूरा क्लियर अब। चलिए इसका आगे हम, ये डायग्राम आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ये स्प्रिंग लगे हुए हैं, हेयर स्प्रिंग जिसको बोला जाता है। दोनों साइड में, एक ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में भी हेयर स्प्रिंग होता है। यहाँ पर सॉफ्ट आयरन होता है, जैसे सॉफ्ट आयरन होता है। यहाँ पर ये दो पोल हैं, ये जैसे जो हमारा यहाँ पर मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, वो घोड़े के नाल के आकार का या यू शेप में होता है। ठीक है, तो ये यू शेप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एक एन पोल है और एक यहाँ पर एन एस पोल है। एन एस पोल के बीच में हम कॉइल को रख देते हैं। यहाँ पर कॉइल रखी हुई है। कॉइल एक हमने सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल किया, सॉफ्ट आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम की कोर लगी होती है और एल्यूमिनियम की कोर के ऊपर वाइंडिंग कर दी जाती है। और ये कंप्लीट जो यहाँ पर कोर है ये स्पिंडल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब दिखाई दे रहा है। देखो हम इसी को अलग अलग दिखा दिए, जैसे यहाँ पर ये के ऊपर वाइंडिंग कर दिया गया है और जो आपका सॉफ्ट आयरन इसके बीच यहाँ पर आपका सॉफ्ट आयरन आएगा, इसको हमने अलग करके दिखा दिया। ये सॉफ्ट आयरन यहाँ पर होता है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेक्टेंगल से और दिखाई दे रही है। और इसके अंदर जो ये राउंड सर्किल में सिलेंडर के आकार का जो दिखाई दे रहा है, तो ये कोर होती है, आयरन कोर होती है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये इसी को, ये मूविंग कॉइल होती है जो कि स्पिंडल से जुड़ी होती है। इसके मूव करने से हमारे स्पिंडल में डिफ्लेक्शन पैदा होता है। डिफ्लेक्शन टॉर्क या डिफ्लेक्शन फोर्स पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण पॉइंटर में डिफ्लेक्शन पैदा होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? करंट के मान पे डिपेंड करता है। जितना अधिक करंट इसमें कॉइल में फ्लो करेंगे उतना ही अधिक डिफ्लेक्शन पैदा होगा। मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे फ्लक्स कटेंगे, फ्लक्स कट होंगे और जितना ही फ्लक्स कट होगा तो उतना ही हम यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो टॉर्क के जितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर डिफ्लेक्शन पॉइंटर में उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन पैदा होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये डायग्राम? ठीक है, फिर यहाँ पर देखो टॉर्क इक्वेशन फॉर पीएमएमसी। जो टॉर्क इक्वेशन है, जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो किस प्रकार से यहाँ पर पैदा होता है, तो उसको दिखाया गया, बताया गया है। द इक्वेशन फॉर टॉर्क ऑफ पीएमएमसी कैन बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज गिवन बाय दिस। यहाँ पर आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बताया गया है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व है। तो एक मिनट, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है ना? ये आपको तो पता ही होना चाहिए कि 40 मिनट क्लास होती है, तो थोड़ी देर में आपका इसका टाइम एंड हो जाएगा। तो मैं दूसरी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उस क्लास में ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स डेंसिटी बी पर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी पर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, फिर ये जो हमारा एरिया है, जो हमारा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर करंट एरिया, आप उसका कॉइल का एरिया भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या है,
आई क्या है, कॉइल में फ्लो, और जो एन होता है ये है कितने नंबर ऑफ टन्स कॉइल के इस्तेमाल किए गए हैं, कितने नंबर ऑफ टन्स वाली कॉइल यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, तो इस पर डिपेंड करता है। जितना अधिक नंबर ऑफ टन्स की कॉइल इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही रिफ्लेक्शन अधिक पैदा होगा, या तो जो नंबर ऑफ टन्स और फ्लक्स डेंसिटी और कांस्टेंट होता है। एक बार मीटर डिजाइन करने के बाद में आप इनकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हो, आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज जरूर कर सकते हो। तो ये कांस्टेंट होते हैं, हम इनको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो TD इज प्रोपोर्शनल टू आई, इट मींस जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब करंट का मान जितना आप इंक्रीज करोगे तो डिफ्लेक्शन टॉर्क भी उतना ही अधिक होगा, या फिर करंट का मान जितना आप इंक्रीज करोगे तो हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क भी उतना ही इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी प्रकार से मेजरमेंट करता है। अधिक करंट आप फ्लो करोगे कॉइल से, जिस करंट को हमें मेजर करना है उस करंट को हम, यदि हम अधिक करंट को फ्लो करेंगे तो अधिक डिफ्लेक्शन पैदा होगा और हमारे स्केल में अधिक वैल्यू को शो करेगा, मतलब जितना उसमें फ्लो हो रही है। उसी प्रकार से यदि कम करंट को फ्लो करोगे तो कम करंट को शो करने में काम करेगा। यहाँ पर वही बताया गया है, इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन न्यूटन मीटर, बी इक्वल्स टू फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप वेबर पर स्क्वायर मीटर। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होती है वेबर पर स्क्वायर मीटर होती है। ठीक है, फिर फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप जो उसकी होती है, यहाँ पर टॉप आयरन को डायग्राम में, तो वही फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, फिर इसके बाद में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड करता है। फिर ये क्या है, इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल इन मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव एरिया कितना इफेक्टेड एरिया है उसका, जो आप जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उस एरिया की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर आई करंट इन द मूविंग कॉइल, जो मूविंग कॉइल है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। फिर इसके बाद में देखो, हमने यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया, मान लो ए इक्वल्स टू जी, हमने कांस्टेंट ले लिया यहाँ पर, वेयर जी इक्वल्स टू एन बी ए इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने इक्वल्स टू जी को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर वो हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखा था, फोर्स जिसको बोलते हैं, जो हमारे पॉइंटर में विक्षेप पैदा करता है। यहाँ पर हम देखेंगे द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे ये एंगुलर डिफ्लेक्शन जो कंट्रोलिंग टॉर्क के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर के ले लिया गया है जिसको हम स्प्रिंग कंट्रोल बोलते हैं। ये स्प्रिंग कंट्रोल होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, सॉरी कंट्रोल नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, के की वैल्यू गिवन होती है, एक स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जितना जो हमारा स्प्रिंग होती है उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, ये एंगुलर डिफ्लेक्शन है, एंगुलर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना थीटा से हो रहा है, इसको यहाँ पर फाई या थीटा से दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू कंट्रोल टॉर्क इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन मीटर पर रेडियन या न्यूटन मीटर पर डिग्री। ठीक है, और जो हमारा फाई या थीटा भी ले सकते हैं, ये एंगुलर डिफ्लेक्शन को शो करता है। और फॉर द फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन, ये बैलेंस कंडीशन की बात हो रही है। और द फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन मतलब बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि जब बैलेंस कंडीशन में इक्वल हो जाता है तो हमारा पॉइंटर एक स्थान पे रुक जाएगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, तो ये तभी इंक्रीज करता रहता है, पॉइंटर ऐसे इंक्रीज करता रहता है, कब रुकता है ये, जब एक फाइनल वैल्यू जितने करंट फ्लो किया जा रहा है उतनी वैल्यू को शो कर, जितनी वैल्यू करंट शो करना होता है उस वैल्यू पे ही रुकता है। तो क्यों रुकता है, इस कारण से रुकता है, उस समय कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क के इक्वल हो जाता है, तो हमारा पॉइंटर एक ही जगह पे कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, therefore GI इक्वल्स टू के, हमने TD इक्वल्स टू देखा था वहां पर कि GI होता है, हमने उसको इक्वेट कर दिया है, हमने TD की जगह पे GI है। पिछली स्लाइड में आपने देखा था TD इक्वल्स टू GI होता है, G कांस्टेंट होता है जो कि एन आई को शो करता है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स ऑफ डेंसिटी एंड करंट, एंड करंट नहीं, एंड एरिया। ठीक है, अफेक्टेड एरिया। तो GI इक्वल्स टू के थीटा, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू निकाल सकते हो, एंगुलर डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हम इनके एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेज क्या होता है इसका,
आपको यहाँ पर एडवांटेजेस इसके दिखाए गए हैं। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दोगे, जो हमारा पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हम जो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, और डंपिंग के लिए हम यहाँ पर डंपिंग के लिए क्या करते हैं इसमें, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डंपिंग आप इस्तेमाल करोगे? क्यों? एडी करंट डैम्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि जो ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो डीसी मोटर में आपको पता होना चाहिए कि एडी करंट प्रोड्यूस होता है, एडी करंट होता है। तो आप इसमें ध्यान दोगे, यहाँ पर जो डैम्पिंग इस्तेमाल की जाती है वो एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके मेन कीवर्ड हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आपको इनको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल और जो डैम्पिंग है वो एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके हम एडवांटेज की ओर देखते हैं। तो एडवांटेज यहाँ पर दिखाया गया है। अभी हमारे पास 3 मिनट बचा है, हम इसी में ही डिस्कस कर लेते हैं, नई क्लास ज्वाइन करना नहीं होगा। तो ये जैसे कि बताया गया कि द स्केल ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट इज करेक्टली डिवाइडेड। जो हमारी स्केल होती है पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट की, जो स्केल होती है यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होती है। ठीक है, मतलब जो हमारे स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, जो खांचे कटे होते हैं, वो एक इक्वल डिस्टेंस में, सारे खांचे आपस में इक्वल डिस्टेंस में ही कटे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यूनिफॉर्मली स्केल बोला जाता है। यूनिफॉर्मली स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, एक समरूप स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमको पता है डिफ्लेक्शन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल का इस्तेमाल करते हैं। फिर सेकंड देखिए, द पावर कंजप्शन ऑफ द डिवाइस इज वेरी लेस। इसमें पावर कंजप्शन काफी कम होता है। फिर देखिए, द इंस्ट्रूमेंट हैव हाई एक्यूरेसी बिकॉज ऑफ द हाई टॉर्क वेट रेशियो। इसमें जो हमारा टॉर्क वेट रेशियो होता है, ये काफी हाई होने के कारण ये काफी एक्यूरेट होता है, काफी शुद्ध वैल्यू को और डिफ्लेक्शन के माध्यम से यहाँ पर हमको शो करता है। ठीक है, फिर द सिंगल डिवाइस मेजर द वोल्टेज करंट। इसमें हम इसका उपयोग करके हम कई वोल्टेज और करंट को मेजर कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होता है? मल्टीप्लायर और शंट का उपयोग करके। दो ये फंक्शंस होते हैं हमारे मीटर्स के, जो मल्टीप्लायर के माध्यम से या शंट के माध्यम से हम किसी भी मीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। हम इसको भी अगली क्लास में या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, तो हम शंट और मल्टीप्लायर क्या होता है, ये किस प्रकार से, इसका क्या फंक्शन होता है, किस प्रकार से मीटर बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके हम डिसएडवांटेज के बारे में डिसएडवांटेज कुछ इस प्रकार से हैं कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको हम एसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आर ओनली यूज्ड फॉर डायरेक्ट करंट। डीसी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द अल्टरनेटिंग करंट वेरीज विद द टाइम। पता है आपको कि करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, वो समय के साथ में वेरी करती है। रेपिड ऑफ द वेरी द टॉर्क ऑफ द कॉइल। यदि करंट बहुत तेजी से मतलब वेरी करेगा, तो उस कंडीशन में टॉर्क भी बहुत तेजी से वेरी करेगा, जो हमारे कॉइल को, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज करेगा। क्योंकि आपको पता है एसी के जो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चलता है, मतलब करंट बहुत तेजी से वेरी करता है, कम होगा ज़्यादा होगा, तो पॉइंटर हमारा एक ही स्थान पे फ्लक्चुएट करने लगेगा, वो कोई वैल्यू पे डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। कभी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज ही वहीं पर वाइब्रेट करता रह जाएगा और वो डिफ्लेक्शन नहीं देगा। इसलिए दस इट कैन नॉट यूज फॉर एसी। इसलिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का एसी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ डीसी मेजरमेंट ही करते हैं। डीसी